ड्रॉबैक्स Yes, कर sir. लेते सर। पार्ट 2 डाउट्स। सर डाउट का एक पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 बाकी सर। नेक्स्ट टाइम बहुत हो गया कल, अभी थोड़ा नया पढ़ते हैं हम, ठीक है। यस सर। फिर और Yes, आज भी होमवर्क दूंगा, उसके साथ में एक साथ डाउट ले लूंगा। See, De Broglie suggested dual nature of any particle. Now, what do you mean by dual nature? Dual nature means matter है, matter we can count matter. It is discrete in form. It has particle nature. ये एक matter है, इसका कुछ चार्ज होगा, साइज होगा, मास होगा, चार्ज जीरो भी हो सकता है जस्ट, तो कुछ इसका वॉल्यूम होगा, कुछ मास होगा, इसका एक पार्टिकल नेचर। क्लियर? अब यहाँ पर ड्वेल नेचर की हम बात करें, ड्वेल मींस सेकंड नेचर, टू नेचर्स। वी कैन आल्सो हैव वेव नेचर ऑफ एनी पार्टिकल, एनी मैटर। इस मैटर का पार्टिकल नेचर तो है, एट द सेम टाइम इट कैन आल्सो हैव वेव नेचर। अब नेचर का क्या मतलब हुआ? शिवानंद, So wave nature का क्या मतलब हुआ? When any particle is moving, it moves in this form. It is not moving in straight path. वो straight path में move करने के बजाय इस wave form में move कर रहा है, right? Is that okay? यस सर। यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन आता है, क्या सर आप ये बताना चाहते हैं, क्या डी ब्रोगली ने ऐसा कुछ सजेस्ट किया है कि एक ट्रेन जो नासिक से मुंबई जा रही है वो स्ट्रेट पाथ में न जाकर कुछ वेव के फॉर्म में जा रही है? क्या सर जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो आदित्य जोशी जब बॉल को पकड़ने बाउंड्री की तरफ जा रहा है तो सीधे नहीं जा रहा है, वो ऐसा चल रहा है कि कुछ अल्कोहल वगैरह ले लिया हो? तो यस, इट इज करेक्ट। अल्कोहल ले लिया वो करेक्ट नहीं है, मतलब जो भी जब भी हम चलते हैं या किसी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं या कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इट ऑलवेज मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। क्लियर? ये हमेशा वेव के फॉर्म में मूव करते हैं। बहुत छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन सच टाइप ऑफ पार्टिकल द वेव नेचर इज कंसिडरेबल, इज सिग्निफिकेंट, हम उसे ऑब्जर्व इजीली कर पाएंगे। बट फॉर अ लार्ज पार्टिकल larger than what? एटम। और एटम का साइज क्या होता है? 10 to the power minus 10 मीटर, बहुत छोटा, जिसे हम आंख से तो आई से डायरेक्ट देख भी नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम तक तो ठीक है, बट यदि हम क्रिकेट बॉल को ले लें, हम ट्रेन को ले लें, इनमें वेव नेचर होता है, बट दे आर नॉट, they do not have any significance. Their value is very very less, which can be ignored, practically cannot be observed, theoretically we can calculate, right? तो अब देखो, हमें ये तो पता चला कि इसका ड्यूअल नेचर है। अब क्वेश्चन आता है, सर ये थॉट कहां से आया, मतलब क्यों ऐसा सोचा गया या कहां ऐसा ऑब्जर्व किया गया? डी ब्रोगली ने थोड़ा सा स्टडी किया मैक्स प्लैंक को। क्लियर? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट का नेम था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में ये सजेस्ट किया गया था, व्हेन वी हैव रेडिएशंस, रेडिएशंस हैव वेव नेचर, जो हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा। नाउ दैट रेडिएशंस कैन आल्सो हैव पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर उसमें कहां से आया? पार्टिकल नेचर आया एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन से। क्वांटम, दे आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दे आर द बंडल्स ऑफ एनर्जी। सो उसने सजेस्ट किया वी हैव ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशंस, वेव नेचर। वेव नेचर कब यूज आएगा? व्हेन यू वांट टू एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, ये जो ऑब्जर्वेशन है, इंटरफेरेंस, इन्हें तुम्हें एक्सप्लेन करना है, तुम वेव नेचर यूज कर लो। तुम्हें एनर्जी अब्जॉर्प्शन, डिसॉर्प्शन यूज करना है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूज करना, एक्सप्लेन करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करना है, तो पार्टिकल नेचर ले लो, पैकेट्स ले लो एनर्जी के, बंडल्स ले लो एनर्जी के। तो डिपेंड्स, वी हैव 3 4 5 phenomena which can be explained on the basis of wave nature. We have 2 3 phenomena which can be explained on the particle nature of radiation. तो दोनों हैं, जब जिसका यूज करना है कर सकते हैं। सिमिलर मैनर में डी ब्रोगली ने सोचा
हम उसको ऐसे सोचने के बजाय कि रेडिएशन वेव थी और उसका पार्टिकल नेचर है, हम ये सोचे वो पार्टिकल है और उसका वेव नेचर भी है। ऐसा भी सोचा जा सकता है कि वो पार्टिकल है उनका वेव नेचर भी है। तो यदि वो पार्टिकल हैं तो पार्टिकल का पार्ट मतलब वेव नेचर आ रहा है। So why we cannot have wave nature of other particles than photons? Photon एक पार्टिकल है, उसका अपना वेव नेचर है, जैसे दूसरे पार्टिकल का वेव नेचर क्यों नहीं हो सकता? हर पार्टिकल का वेव नेचर होना चाहिए। फिर डी ब्रोगली ने कुछ इक्वेशंस ली, मतलब उसने जस्ट दूसरे साइंटिस्ट की स्टडी की है, खुद का उसने जो डेरिवेशन भी दिया दूसरे साइंटिस्ट के डेरिवेशन पे बेस दिया है। E इक्वल टू mc स्क्वायर, किसका इक्वेशन है जल्दी से बता दो? आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन इक्वेशन। क्या इस पे बेस्ड उसे नोबेल अवार्ड मिला था क्या? यस सर। 1921 इस पे बेस्ड कितने बच्चे बोल रहे हैं कि उसे नोबेल प्राइज मिला था? नो सर, इससे नहीं मिला था। ये सबसे बड़ी डिस्कवरी थी आइंस्टाइन की, उसके बाद भी इस पर बेस्ड इस पे नोबेल अवार्ड नहीं मिला। कोई बता सकता है फिर नोबेल अवार्ड उसे किस पे सर मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने 5 पॉइंट relativity उससे मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था। अब मुझे बताओ क्यों नहीं मिला था इक्वल टू mc स्क्वायर पर? क्यों नहीं मिला था? सबसे बड़ी डिस्कवरी यही एज्यूम की जाती है उसकी आज भी। तो बॉम्ब बनता है इसलिए। तो बम नहीं बनाना चाहिए। सर उसने अज्यूम किया था कि लाइट की स्पीड हाईएस्ट होती है। नहीं, इसके पहले वाला आंसर सही था, वैसे उसने उससे बम बनता है इसलिए। एक्चुअली ये इक्वल टू डिस्ट्रक्टिव है ना, यूज किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, और सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो एटॉमिक बम बनाए गए थे उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था, ठीक है, जिसका हम देखते ही हैं पर्ल हार्बर, और एक और कहां पे उसको पर्ल हार्बर में ही वो किया गया था उसे फर्स्ट हिरोशिमा नागासाकी। तो बेसिकली उसका डिस्ट्रक्टिव यूज आ गया था। तो डिस्ट्रक्टिव यूज आने के कारण आइंस्टाइन की इस डिस्कवरी पे, मतलब उसने खुद ने भी उस टाइम पे काफी वो बताया था कि मेरी बहुत गलत डिस्कवरी है, या मैंने गलत टाइम पे दे दी, ऐसा तुम एज्यूम कर लो, क्या? तो इसलिए उसको इस पे नोबेल अवार्ड नहीं मिला। चलो E इक्वल टू mc स्क्वायर, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा। एनर्जी ऑफ पार्टिकल, फोटोन एक पार्टिकल है, एनर्जी ऑफ फोटोन, दोनों फोटोन का ही एनर्जी, क्लियर? सो इफ वी इक्वेट दिस टू एनर्जी, दोनों ही करेक्ट इक्वेशंस हैं। अब डी ब्रोगली ने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया। 1c will cancel out, lambda equal to h upon mass into c। किसका एनर्जी है? फोटोन का। मास ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ लाइट वही फोटोन का वेलोसिटी, hc अपॉन लैम्डा वेवलेंथ ऑफ फोटोन। सो यहां से एक इक्वेशन हमारे पास आ रही है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m into c। Can we say that mass into velocity is momentum? क्या Yes, तुमने sir. टेंथ में पढ़ा है? यस सर। Good. So lambda हो गया h upon m into c. M into c is momentum. This is derived for photon initially. और photon एक particle है. Then de Broglie suggested that when this equation is valid for photon, why we can't use same equation for other particle? Photon भी एक particle है, दूसरे भी particles हैं. तो दूसरे particles के लिए इसको use क्यों नहीं किया जा सकता? तो उसने suggest किया lambda equal to h by p, h upon m into v। यहाँ mass of photon, velocity of photon, mass of other particle, velocity of other particle जो भी move कर रहा है, ठीक है? तो ये इक्वेशन कुछ हमारे पास आ, this equation is called de Broglie equation। क्या इतना क्लियर है?
तो सी को हमने वेलोसिटी लिखा गया। सी क्या होता है बताओ? स्पीड ऑफ लाइट। लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। यस सर, Speed of 3 light। into 10 to। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट सब लाइट के लिए ही चल रहा है, फोटॉन्स के लिए ही चल रहा था। यहाँ तक फोटॉन्स के लिए चला है। डी ब्रोगली ने बाद में बोला जो फोटोन के लिए वैलिड है वो एक पार्टिकल है, व्हाई इट कैन नॉट बी वैलिड फॉर अदर पार्टिकल्स। उसने फोटोन के साथ साथ दूसरे पार्टिकल के लिए भी डिराइव कर दिया। मास ऑफ फोटोन, वेलोसिटी ऑफ फोटोन, मास ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सर यस सर वो जो वेवलेंथ हम फाइंड कर रहे हैं डी ब्रोगली के इक्वेशन में, वो वेवलेंथ तो पार्टिकल का रहेगा ना? क्या लगता है किसका रहेगा? यदि मास पार्टिकल का, वेलोसिटी पार्टिकल का है तो वेवलेंथ किसका होगा बताओ? पार्टिकल का ही। यहाँ पे वेवलेंथ पार्टिकल का ही था। फोटोन इज अ पार्टिकल। सर 1 मिनट, लास्ट का पॉइंट मत बोलिए। हो गया अभी ये नीचे वाला सारा कॉपी? यस सर। किया है कॉपी? एक्सप्लेन कर दूं मैं अभी? यस सर। देखो, मोमेंट
मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी यू कैन राइट हाफ mv स्क्वायर, यहाँ पे हाफ mv स्क्वायर लिखो, हाफ कैंसल m स्क्वायर v स्क्वायर mv आ जाएगा। क्या हमने ये फॉर्मूला देखा है? काइनेटिक एनर्जी इज चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस q इनटू v, Yes, sir. लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2 mke 2m qb। अब हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन के लिए देख लेते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m qb, q को लिखा e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, v पोटेंशियल डिफरेंस एज इट इज। ध्यान रखना ये वेलोसिटी मैं लिख देता हूं, दिस इज स्पीड और वेलोसिटी, दिस वन इज पोटेंशियल डिफरेंस। q into v ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होना ना। So this is potential difference, h constant, mass of electron constant, electronic charge constant, तो सिर्फ v बचेगा, सारा constant का वैल्यू आएगा √150 if you are taking wavelength in angstrom, और ये वोल्ट में आ जाएगा। क्या potential difference in volt, if you want you can write here in volt, and kinetic energy in electron volt दोनों सेम होते हैं क्या? Potential difference in volt and kinetic energy in electron volt for electron, Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, √150 होता है 12.2, ये टर्म एज इट इज। कोई डाउट यहाँ तक? सर वो स्टार्टिंग का वो √2 के ई कैसे डिराइव हुआ? के का वैल्यू बता क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाँ ठीक है, ओके सर। एक मिनट ना, इसके पहले मुझे एक सेंटेंस लिखवाना है लास्ट डी ब्रोगली में, वो लिखो। डी ब्रोगली में एक सेंटेंस लिखना है इसके पहले, इस हेडिंग के पहले। डिक्टेट करूं मैं, स्टार्ट करूं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. When any particle is moving, when any particle is moving, it always moves in the form of wave. When any particle is moving, it always moves in the form of wave. सर एक डाउट है, एक मिनट मुझे पहले कंप्लीट कर दो। इन द फॉर्म ऑफ वेव and its wavelength is given by de Broglie equation, and its wavelength is given by de Broglie equation. सर which equation? मोगली इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन मोगली? पढ़ा है हमने? कौन सा पढ़ा है हमने? मोगली पढ़ा है, डी ब्रोगली पढ़ा है, क्या पढ़ा है? De Broglie. And its wavelength is given by de Broglie equation. It is significant for, एक मिनट रुकना ना, it is valid for all but, it is valid for all but significant for small fast moving
It is valid for all but significant for a small, fast moving particle like electron. It is significant for a small, fast moving particle like electron. वैलिड तो सबके लिए है, बट ज्यादा सिग्निफिकेंस किसमें रहेगा? जो छोटे पार्टिकल्स हैं एटॉमिक लेवल पर जो हैं। पूछो किसका क्या डाउट था? सर बड़े पार्टिकल में ऐसा क्या होता है वो दिखा नहीं पाता है वेव नेचर? Wavelength is inverse. ठीक है, मास बहुत ज्यादा होगा, ओके सर। so wavelength will be very very less, insignificant हो जाएगा। सर इसका एक्सपेरिमेंटल बेस कुछ हाँ, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ये जो एक्सप्लेनेशन है ना mv इक्वल टू nh by 2 pi डी ब्रोगली से ही आता है, और ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है। ये एक्सपेरिमेंटली डिराइव किया था बोर ने, जिसे मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया गया डी ब्रोगली इक्वेशन, राइट? यस सर। क्या हमने कल लास्ट लेक्चर में डी ब्रोगली एक ड्रॉबैक देखा था बोर्स मॉडल का? बोर्स मॉडल कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय डी ब्रोगली इक्वेशन, दिखा था ऐसा कुछ? Quantized angular momentum. यस सर। पता है बोर्स ने सजेस्ट किया इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट, कुछ ऐसे मूव कर रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ये कॉन्सेप्ट गलत था। डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया इलेक्ट्रॉन तो वेव के फॉर्म में मूव करेगा, कोई भी पार्टिकल और स्पेशली स्मॉल है, इट ऑलवेज मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव इन दिस प्लेन। तो कुछ अप डाउन ऐसे मूवमेंट होंगे, राइट? सो इट ऑलवेज मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये ऐसे कुछ मूव करेगा, एंड इफ वी कट एट दिस पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे कट कर देते हैं, ये 1 2 3 4 लूप्स बाहर है, उसमें जो 4 लूप्स दिख रहे हैं वो बाहर है। सिमिलरली 1 2 3 4 इनसाइड। चलो इसको एक्सटेंड करते हैं, 1 2 3 4, क्लियर? सो यहां से लेके यहां तक 1 लूप कंप्लीट हो रहा है, देन सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। बता दो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? 2 pi r. 4 लैम्डा। 2 pi r। 2 pi सर्कुलर r. पाथ को तुमने एक्सटेंड कर दिया, क्या ये 2 पाई आर होगा? क्या ये मीन पोजीशन वाला वो पाथ है जो सर्कुलर पाथ था यहाँ पर? Yes sir. यस सर। सर Can we say that 2 pi r equal to 1 complete wavelength, 2 complete wavelength, 3 complete wavelength, 4 complete wavelengths? पता है ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट कर रहा है ना, वहीं पे एंड करेगा। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द फेज, सिमेट्रिक नेचर होगा। वी कांट हैव सच काइंड ऑफ मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट नहीं होगा कि कहीं भी स्टार्ट हो गया कहीं भी खत्म हो गया, रैंडम चल रहा है सब कुछ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होता तो क्या होता? जो एटम है उसकी प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली चेंज होती, which does not happen actually। की प्रॉपर्टी कंटिन्यूअसली चेंज नहीं होती है। आयरन की जो आज प्रॉपर्टी कल भी वही रहेगी, 10 साल के बाद भी वही रहेगी, अनलेस और until वो किसी से रिएक्ट कर जाए तो कोई बात अलग। So 2 pi r equal to some whole number multiple of wavelength, either one wavelength, 2 times of lambda, 3 times of lambda, 4 times of lambda, but फेज में रहेगा जहां से स्टार्ट किया वहीं पे एंड कर रहा है, whole number of lambda। यहाँ पर r क्या है? रेडियस ऑफ n ऑर्बिट। n क्या है? either it can be 1 2 3 4 some whole number। इतना समझ में आता है क्या हमें? यस सर। यस सर। यस सर। n 1 2 3 4, n के नीचे भी लिखना नंबर ऑफ ऑर्बिट। ये मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है। why here n is whole number, which is number of orbit? वो नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे आ रहा है? आई एम वेटिंग। जितना बोर्ड पे लिखा उतना कॉपी कर लो।
सर एन नंबर ऑफ वो होंगे ना वेवलेंथ कंप्लीट कितने हो रहे हैं सर? एन मैं आ रहा हूँ उस पर, एन मुझे एक्सप्लेन करना बाकी है भी। Okay, see. The electron which is revolving around the nucleus, it always move in the form of wave. Now, their wave motion always remains in phase. The word remains in phase means for whatever the starting point, that will be the end of the complete oscillation, complete cycle. It does not revolve out of the cycle, out of the oscillation. उसने जहां पे स्टार्ट किया है वहीं पे खत्म करेगा। either it can complete one revolution, it can complete two revolution, three revolution, but कुछ complete revolution करेगा। so total distance कितना ट्रेवल करना है उसे, मीन पोजीशन के अराउंड 2 pi r। एक वेवलेंथ कितना है लैम्डा, तो होल नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन होंगे, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है मिनिमम वेवलेंथ कहां पर होंगे, या मिनिमम कितने ऑसिलेशन हो सकते हैं, एक ऑसिलेशन होगा। पता है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिनिमम ऑसिलेशन, इलेक्ट्रॉन को नहीं पता फर्स्ट ऑर्बिट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा, उसे वहां रिवॉल्व करना है। इलेक्ट्रॉन को ये पता होता है उसे एक ऑसिलेशन करना है, जहां पे वो वन ऑसिलेशन कर रहा है ना, उसे हम नंबर ऑफ ऑर्बिट बोल देते हैं 1। जहां पे नेक्स्ट पॉसिबल ऑसिलेशन होते हैं 2, उसे हम बोल देते हैं सेकंड ऑर्बिट। जहां पे नेक्स्ट पॉसिबल ऑसिलेशन होते हैं 3, हम उसे कह देते हैं थर्ड ऑर्बिट। राइट, इट इज नथिंग लाइक वो थर्ड ऑर्बिट में ही 3 क्यों कर रहा है, वो तो अपने ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा है, और इंक्रीज जैसे से होते जाएगा उसका डिस्टेंस साइज बढ़ता चला जाएगा पेरिफेरी, उसे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्बिट बोल देते हैं। इसलिए ये n 1 2 3 4 नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन एंड नंबर ऑफ ऑर्बिट सेम ही। राइट, अच्छा हमने ये भी देखा था बोर्स मॉडल में फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के बीच में इलेक्ट्रॉन कहीं पे रिवॉल्व नहीं हो सकता। उसका रीजन भी यही है, यदि उसके बीच में रिवॉल्व होने लगा तो ये फ्रैक्शनल नंबर ऑफ लैम्डा आएगा, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। अभी समझ में आया कि वो क्यों बेसिकली फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, बीच में कभी नहीं आ सकता। देयर इज नथिंग लाइक ऑर्बिट इन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड ऑर्बिट, क्योंकि सेकंड और थर्ड के बीच में नंबर ऑफ ऑसिलेशन नहीं होंगे। क्लियर? अब देखो Yes. सर इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल से मूव हो सकते हैं रिवॉल्विंग के। हाँ, मतलब फर्स्ट से सेकंड में जा सकता है। एक ऑसिलेशन वो कर रहा था, तुमने उसे एनर्जी दी, अब उतना एनर्जी में चला गया कि 2 ऑसिलेशन कर पा रहा है। दैट इज पॉसिबल, मतलब वो तो बोर्स थ्योरी में देखा ही है। 2 पाई आर एन लैम्डा। चलो, क्या हम लैम्डा को ऐसा लिख सकते हैं, एन एच अपॉन एम इंटू बी। डी ब्रोगली ने कुछ ये सजेस्ट किया था क्या? मास इंटू वेलोसिटी को यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 पाई को डिवाइड करो, तो ये मैथमेटिकली हमने प्रूफ किया, एक्सप्लेन किया। Got it? यस सर। sir. इसमें ये फॉर्मूले पे बेस्ड काफी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। हमें r यहाँ पे वी कैन आल्सो राइट r एज r नॉट n स्क्वायर बाय z।
Heisenberg's uncertainty principle. सर वो फास्ट मूविंग स्मॉल पार्टिकल होना चाहिए ना? हाँ, बराबर। small moving. सर एक डाउट है हम्म, सर, अगर बोर मतलब बोर ने वो कैसे डिराइव किए थे सर? उसके पास तो एविडेंस भी नहीं था, तो भी हमने उनके फॉर्मूले को मतलब मान लिया। थोड़ा सा माइनस लाउड बोलो। सर जो बोर्स मॉडल है, उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट कुछ किया नहीं था, तो भी उनके जो मतलब इक्वेशन है वो करेक्ट आए। वो कैसे मतलब कैसे आए इक्वेशन? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किसने बोला कि एक्सपेरिमेंट नहीं किया था उन्होंने? MBR इक्वल टू NH/2 एक्सपेरिमेंटली ही डिराइव किया था उन्होंने। काफी कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, ऐसा नहीं था कि नहीं किया था। एक्सपेरिमेंट भी किए, थ्योरेटिकली डेरिवेशन भी किया, और इसीलिए बोर्स मॉडल बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और कैलकुलेशन दोनों उसमें इन्वॉल्वमेंट थे, मैथमेटिकली उसको रिलेट किया गया था। देखो, Heisenberg uncertainty principle, it is not possible to determine both position and momentum exactly, accurately, without any error for a small fast moving particle, for a fast moving small particle. Here,
लाइक इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल का एग्जैक्ट वैल्यू वेलोसिटी का बताना, एग्जैक्ट उसकी रेडियस या पोजीशन बताना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। इसमें हमेशा कुछ एरर आएगा मेजरमेंट में। तो जो बोर्ड से सजेस्ट कर दिया था एग्जैक्ट वैल्यू, वो होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, ये उसका ड्रॉबैक था। डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, डेल्टा वी अनसर्टेनिटी और एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, पी मोमेंटम हियर, तो पी को हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, मास कांस्टेंट डेल्टा वी, so delta x delta v delta p they represent uncertainty और error। अब कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए हेज़नबर्ग ने, on the basis of that experiment he derived this relation delta x into delta p, इन दोनों का प्रोडक्ट एक मिनिमम वैल्यू होगा, इट कैन नॉट बी जीरो, वो मिनिमम वैल्यू होता है h/4π, क्लियर। और उससे मिनिमम इतना, उससे ज्यादा कितना भी हो सकता है। डेल्टा p को लिखा मास इनटू डेल्टा v, तो ये रिलेशन आ। और मैथमेटिकल पर्पस यू कैन टेक इक्वल साइन। अब मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ क्यों पॉसिबल नहीं है। होप सभी ने कॉपी कर लिया होगा इतना, राइट? सर आप रिपीट कर सकते हैं, बोर्ड्स का क्या वैलिड नहीं था? बोर्ड्स ने वेलोसिटी की वैल्यू बता दी, क्या ऐसी कुछ वैल्यू बता दी थी बोर्ड्स ने? यस सर। यस सर। यस सर। हेज़नबर्ग बता रहा है कि हम वैल्यू बता ही नहीं सकते कभी एक्यूरेटली, वी ऑलवेज हैव सम एरर इन कैलकुलेशन, इसमें हमेशा प्लस माइनस कुछ हो सकता है। ये सजेस्ट किया किसने? हेज़नबर्ग ने। तो बोर्ड्स गलत था यहाँ पे। अब क्वेश्चन आता है हेज़नबर्ग कैसे सही था, इसको एक्सपेरिमेंटली उसने एक्सप्लेन किया, डिराइव किया ये रिलेशन को, और मैं वही बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, वी कैन नॉट सी इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली बाय आवर आईज, हम उसके पोजीशन को तो डिटरमाइन ऐसे कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम इस पर एक फोटोन फॉल करेंगे, क्लियर? फोटोन फॉल करेंगे ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी सर्टेन एनर्जी, एंड द रिफ्लेक्टेड फोटोन, जो रिफ्लेक्टेड फोटोन होगा वो हमें इसकी रिलेटिव पोजीशन, इसका रिलेटिव मोमेंटम देगा। चलो ये भी बताता हूँ कैसे देगा। मेरे सामने एक वॉल है, मैं एक क्रिकेट बॉल इस पे थ्रो करता हूँ, ठीक है? क्रिकेट बॉल मैंने थ्रो किया, मैंने उसको 90 डिग्री पे थ्रो किया, वो मेरे पास आ गया। सेकंड अब एजम्पशन लो, एक बस मेरे सामने से मूव कर रही है, मैं बस पे वो बॉल को थ्रो करता हूँ, क्या वो एग्जैक्टली बस से कोलाइड होने के बाद मेरे पास आएगा, या एक एंगल उसका हो जाएगा जो बस के मूवमेंट के डायरेक्शन में? एंगल पे जाएगा। बस के मूवमेंट की हिसाब से। बस का जो मोमेंटम है उससे बॉल का मोमेंटम भी चेंज हो गया है, क्लियर? मतलब हमने जो ये फोटोन रिफ्लेक्ट होगा, हमने जो डायरेक्शन एक्सपेक्ट किया था, और इसका डायरेक्शन इस मूविंग इलेक्ट्रॉन के कारण चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वो चेंज मोमेंटम उसका पोजीशन के अकॉर्डिंग हम इसके पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे, क्लियर? क्या इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है, बहुत कम एनर्जी होती है इसमें? यस सर। यस क्या फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब कर सकता है? यस सर। हाँ यस सर। यदि वो डिस्टर्ब कर सकता है तो जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है, देखो जब मैंने क्रिकेट बॉल को एक बस की तरफ थ्रो किया, क्रिकेट बॉल का साइज बस से बहुत छोटा था, बस डिस्टर्ब नहीं होती। मैं 100 केजी का स्टोन बस की तरफ थ्रो करता तो शायद बस भी उससे डेविएट हो जाती, बस का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता। क्लियर? यहाँ पर इन दोनों का एनर्जी रिलेटिवली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, सिमिलर वे में होता है दोनों का एनर्जी, क्लियर? अब यदि दोनों का एनर्जी सिमिलर वे में है, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, ये इसको डिस्टर्ब करेगा, तो जब तुम इसका कैलकुलेशन करने जाओगे, मे भी पॉसिबल वो होगा यहाँ पर, और रिफ्लेक्टेड इसकी पोजीशन तुम्हें मिलेगी यहाँ पर, तो हमें नहीं पता चलेगा एग्जैक्ट कहाँ पर है। So there will be certain error in position measurement, हमेशा एक एरर आएगा कैलकुलेशन में, हमेशा वेलोसिटी जो हम कैलकुलेट करेंगे उसमें कुछ एरर आएगा, राइट? यस सर। यस सर। क्वेश्चन आता है क्या हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं? तुम फ्रीक्वेंसी को कम करो, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो क्या होगा, वेवलेंथ बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा वेवलेंथ, तुम ये लिख सकते हो ना चाहो तो एक पॉइंट, डेल्टा एक्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस,
डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय लैम्डा। ये 2 पॉइंट तुम चाहो तो लिख सकते हो। जितना ज्यादा वेवलेंथ होता है उतना ज्यादा एरर आता है पोजीशन के मेजरमेंट। तुमने फ्रीक्वेंसी तो कम कर दिया, एनर्जी तो कम कर दिया, क्लियर। और जैसे ही एनर्जी कम होगा तो इसको डिस्टर्ब कम करेगा, डिस्टर्ब कम करेगा तो मोमेंटम का एक्यूरेट वैल्यू मिलने लगेगा। मोमेंटम का एक्यूरेट वैल्यू मिलने लगेगा क्योंकि वेवलेंथ कम किया है, सॉरी वेवलेंथ बढ़ा दिया है, एनर्जी कम किया है। तो ऑन डिक्रीजिंग एनर्जी वेवलेंथ इंक्रीजेस, एरर इन मोमेंटम डिक्रीजेस, बट एट द सेम टाइम एरर इन पोजीशन इंक्रीजेस। तो दोनों एरर एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इसको बढ़ाओगे तो ये कम होगा, इसको कम करोगे तो ये बढ़ेगा, दोनों का मिनिमम प्रोडक्ट इतना आएगा। समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो ये फॉर्मूला हमारे ज्यादा काम का है। जो ऊपर एक्सप्लेनेशन दिया है वो तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, कहीं यूज भी नहीं आएगा। तो थोड़ा सा हायर लेवल पे जाके दिया था मैंने भी शायद वो कॉलेज में कहीं पढ़ा था किसी कोर्स में। सर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका आंसर 1 हो जाना चाहिए ना। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 थोड़ी है, प्रोपोर्शनलिटी sir. कांस्टेंट इज बाय 4.2। सर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे पर फ्रीक्वेंसी से नॉट ऑडिबल आदित्य, योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स। फ्रीक्वेंसी ओके कुछ क्वेश्चंस करें अब हम इस पे बेस्ड, जब तक वो टाइप कर रहा है उसका डाउट आएगा। कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। एक हेडिंग हमने कंप्लीट किया है, डी ब्रोगली एंड हेजनबर्ग एटॉमिक का बुकलेट कहाँ गया। सर हम फोटोन की स्पीड को कम कर रहे हैं तब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम कम हो रहा है ना, तो हमें उसकी सर्टेनिटी पता चलेगी। ये 3 क्वेश्चंस तुम्हें अभी करने प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 E2 E3 E4। नहीं E4 नहीं E5, E2 E3 E5 दिस 3 क्वेश्चंस पार्ट 1। आदित्य का डाउट आया है फ्रीक्वेंसी कम करेंगे अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होगा। आई डोंट नो आदित्य ने क्या लिखा है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। आदित्य फर्स्ट ऑफ ऑल थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड, दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन यू आर इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन। ये जो फोटोन है ना इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट नहीं कर रहा है, वो तो इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक होके रिफ्लेक्ट हो रहा है बस। इलेक्ट्रॉन तो एटम में ही है, हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एटम में ही बतानी। So this photon is not ejecting the electron। तो तुम कंफ्यूज हो रहे हो, थ्रेशोल्ड एनर्जी तो टर्म पिक्चर में आएगा ही नहीं। यस सर यहाँ पे फोटोन का सिर्फ इतना सा यूज आया है, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, रिफ्लेक्ट होकर उसकी रिलेटिव पोजीशन दे रहा है। मैंने क्रिकेट बॉल को थ्रो किया, वो क्रिकेट बॉल मुझे बता रहा है कि बॉल मुझसे कितने डिस्टेंस पर है। यदि मूव कर रहा है तो बस जैसे मूव कर रहा है तो बस कितने स्पीड से मूव कर रहा होगा, जस्ट उसके बारे में इंफॉर्मेशन पता लगेगी रिफ्लेक्टेड बॉल से, रिफ्लेक्टेड फोटोन से।
सर रिटार्डेशन मतलब सॉरी, रिटार्डेशन हाँ, रिटार्डेशन, ये फिजिक्स का वर्ड है, डी एक्सेलरेशन, रिटार्डेट डिक्रीज करना।
डिस्कस करें, हो गया है क्या? सर सिर्फ लास्ट का नहीं आ रहा। हम्म चलो, which question need to be discussed? E2, E3, E5? सॉरी 5। चेक करो E3। पहला पोटेंशियल डिफरेंस 100 रिटार्डेड बाय 90 तो 81 हो गया, फर्दर रिटार्डेड बाय 32 तो 749 हो गया। लैम्डा 3 माइनस 2 अपॉन 1 अंडर रूट 150 बाय v, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, पोटेंशियल डिफरेंस रखना है बस। क्या E3 क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। E5 delta x delta p are given, mass into delta x delta v h upon 4 pi। ये दोनों तुम्हें दे रखे हैं SI यूनिट में, h और pi को SI यूनिट में रखना है, मास SI यूनिट में आ जाएगा, हो जाएगा E5। सर आंसर आ रहा है 1.92 into 10⁻⁻10 मीटर में आ रहा है सर। आंसर मीटर में कैसे आएगा? आंसर तो केजी में आएगा ना। E5 का आंसर तो केजी में आएगा, मास।
देखो सारे वैल्यू पुट किए, -34 ऊपर है, -1 -9 -10 -24, तो ये तीनों मिलके -34 हो गए, कैंसल आउट हो। ऊपर बचा 6.625, नीचे था 4, 3.14 इन 5.27। कैलकुलेशन कर पाओगे इतना? Yes, sir. 6.625 divided by 4 into 3.14 into 5.27, तो आ रहा है आंसर 92.4 ग्राम, 0.092 kg। क्या दे रखा है आंसर? 100 ग्राम अप्रॉक्स। 92.4 ग्राम आ रहा है कैलकुलेशन पे मेरा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 100। Is that okay? Yes, sir. Homework section E part 1 part 2 both। part 1 में तो 2 ही क्वेश्चन बचे सेक्शन E में, part 2 में 7 क्वेश्चन है। वैसे अभी हमारे पास टाइम है, जस्ट मैं होमवर्क पहले बता रहा हूँ। एक्सरसाइज 3 में से पहले कभी होमवर्क दिया है क्या तुम्हें? नो सर। नो सर। एक्सरसाइज 3 में से भी कुछ होमवर्क देता हूँ मैं। कम है होमवर्क नेक्स्ट वीक तक के लिए? इस वीक मेरा लेक्चर है क्या और या नहीं है? नहीं है। नहीं। और दे दूं फिर? नहीं। और कुछ क्वेश्चंस भी दे दूं फिर होमवर्क में? चलो ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, इतना ही होमवर्क दे रहा हूँ फिर अभी। ठीक है, 3-4 मिनट बचे हैं, खत्म करते हैं क्योंकि नया हेडिंग फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। लास्ट मॉडल बायोमैकेनिकल मॉडल। कॉपी कर लो होमवर्क का, मैं पिक्चर भी ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ।